चलिए शुरू करते हैं आज की हेडलाइन से। ऋषि सुनक बिकम्स ब्रिटेन्स फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर। पहली बार ऐसा हुआ जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, आज वहां पे एक इंडियन ओरिजिन का इंसान वहां का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। ये चीज हमें हमारी आइडेंटिटी के लिए, हमारी पहचान के लिए मोटिवेट करती है, हमें थोड़ा प्राउड फील कराती है। बट एक चीज जानना ये भी जरूरी है कि जैसे मैंने देखा ऑनलाइन सोशल मीडिया में चारों तरफ ये खबर छाई हुई है दैट ही इज फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। एक चीज ये भी ध्यान रखना जरूरी है दैट ही माइट बी ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो इंडियन ओरिजिन के हो सकते हैं बट ही इज ब्रिटिश ओनली। वो ब्रिटिश ही हैं, उनकी लॉयल्टी ब्रिटेन की तरफ है। सारी चीजें इस चीज से जज की जाएंगी कि कैसे वो डिसीजंस लेते हैं। अगर हम बात करें उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज की, उनकी अदर पॉलिसीज की, तो वो वैसी ही रही हैं जैसी पिछले प्राइम मिनिस्टर्स की थी, तो उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर निकालते हैं अपने देश को, किस तरीके से ब्रेग्जिट के इशू को सॉल्व कर पाते हैं और एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ ब्रिटेन को ईयू से बाहर निकालेंगे और उसे डेवलप करेंगे। जिस तरीके की कंडीशन है उस पे ये कह पाना कि इनका टेन्योर कितना लंबा चलेगा, कितने समय तक ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये सही नहीं होगा, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर 5 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके ब्रिटेन के। तो देखते हैं बहरहाल किस तरीके से इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, किस तरीके से ये क्राइसिस से बाहर निकलते हैं। केरला गवर्नर हार मानने को तैयार नहीं है, ये किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट नो दैट हु इज हिज पॉलिटिकल एडवाइजर, बट जो गवर्नर की पोस्ट है वो एक ऑनररी पोस्ट है, उसे काम करना होता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड। जब तक कहा ना गया हो संविधान के अंदर या किसी और नियम के अनुसार कि गवर्नर अपनी स्वेच्छा से कार्य कर सकते हैं, तब तक उन्हें कार्य करना होता है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल की राय के ऊपर। ये प्रेसिडेंट है, ये होता हुआ आया है और यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कस्टम है। बट जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं उससे समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके का एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। वो क्या चाहते हैं एक्चुअली कि किस तरीके की पोस्ट बने गवर्नर की, इसके बारे में कोई क्लियरिटी सामने आ नहीं रही है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से ये डेवलपमेंट जा रहा है उस तरीके से आगे जाके गवर्नर की पोस्ट के अंदर, और हम कह सकते हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के रिलेशन में क्या बदलाव आते हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, उनको जानने के लिए मैं भी काफी ज्यादा तत्पर हूं, काफी ज्यादा उत्सुक हूं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग घटनाएं घट रही हैं केरला के राजभवन में, तो अब ये देखते हैं कि किस तरीके से इसका जो है परिणाम निकलेगा। जब इस पर्टिकुलर न्यूज की हम बात करते हैं तो केरला गवर्नर ने नोटिस जारी कर दिया है वाइस चांसलर्स को, दो और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, कौन से बेसिस पे आपको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। चलिए बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। तो आप देख पा रहे हैं कि जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, आज उनकी हालत खस्ता है, आज वो प्रॉपर कंडीशन में नहीं है। वही बात है, जो करोगे वही भुगतोगे, जो बोओगे वही काटोगे। ब्रिटेन आज दुख दुविधा के अंदर। जैसा मैंने पहले बताया, थोड़ी थोड़ी सी खुशी भी हो जाती है जब हम ये जानते हैं कि जिन्होंने 200 साल हमारे पूर्वजों को लूटा, भारत को सोने की चिड़िया से बिल्कुल एकदम बंजर बना दिया, उनके साथ ऐसी कंडीशन होती है तो कुछ कुछ खुशी तो जरूर होती है मन के अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं और एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस तरीके की बातें तो हमेशा चलती रहेंगी और हमेशा आती रहेंगी। अब क्या कंडीशन है ब्रिटेन की उसे जानते हैं। अब ब्रिटेन के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, 5 साल के अंदर अंदर जो है 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। जी हाँ, 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, ये वहां पे घटना घट रही है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन माना जा रहा है जो ब्रेक्जिट है, ब्रिटेन ने जो यूरोपियन यूनियन से अपने आप को बाहर निकाला है, इसके पीछे रीजन वो माना जा रहा है। किस तरीके से, उसके बारे में इसके अंदर डिटेल्ड चर्चा बताई गई है, डिटेल्ड डिस्कशन बताया गया है। तो सबसे पहले शुरू किया गया है कैमरन से, डेविड कैमरन। डेविड कैमरन ने 2016 के अंदर यह घोषणा करी कि हम एक रेफरेंडम करेंगे। रेफरेंडम का मीनिंग क्या होता है कि अब इस पे जनता वोट करेगी कि क्या उन्हें यूरोपियन यूनियन के साथ रहना है या नहीं। तो इस रेफरेंडम का परिणाम क्या आया, इस रेफरेंडम के अंदर 52% लोगों ने यह कहा कि हमें नहीं रहना यूरोपियन यूनियन के साथ, और 48% लोगों ने यह कहा कि हम चाहते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ रहना। तो पिछले 6 साल हमें क्लियरली ये बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से ब्रेक्जिट जो है वो एक दिन के अंदर नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि 50 सालों का रिश्ता है, 50 सालों का रिश्ता आप एक झटके में नहीं तोड़ सकते। उसके साथ आपकी इकोनॉमिक टाइज हैं, कल्चरल टाइज हैं, आपकी बॉर्डर ओपन है। अब अचानक से आप उसे सिक्योर कर पाएंगे? अचानक से आप सारी चीजें चेंज कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? तो कोई भी जो सिस्टम सेट हो रखा है ऑलरेडी, जब आप उसे उखाड़ के फेंकने की कोशिश करते हैं तो वहां अराजकता आती है, एनार्की आ जाती है।
हमें चीजों को रिप्लेस करना होता है, हमें धीरे धीरे दूसरी तरफ बढ़ना होता है। डेविड कैमरन के बाद आई थेरेसा मे, जिन्होंने एक हार्डलाइन अप्रोच एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बोला कि नहीं, बस अब यही ऑप्शन है कि हम किसी भी तरीके से ईयू के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे, यूरोपियन यूनियन के साथ हमें कोई भी संबंध नहीं चाहिए, हम हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी खुद तय करेंगे, हम हमारी इकोनॉमी के बारे में खुद तय करेंगे, अब हमारी सॉवरेनिटी वापस लाएंगे। अब आप मेरी भाषा में भी समझ पा रहे होंगे कि कितनी हार्डलाइन अप्रोच है और ये कितनी आसानी से किसी भी नेशन के मेंबर को जो है अप्रोच कर सकती है, एक्साइट कर सकती है कि अब हमारे पास हमारी जो है सॉवरेनिटी वापस आएगी। तो इस तरीके की अप्रोच उन्होंने साथ में ली, जिसकी खास कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि ये वापस मैं कहना चाहूंगा 50 साल का संबंध है, आपका सिस्टम उस तरीके से काम कर रहा है, आपकी इकोनॉमी उस तरीके से काम कर रही है, आपका ट्रेड उस तरीके से काम कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ आप संबंध एक ही रात में तोड़ देंगे, क्या उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे आपकी इकोनॉमी पे? इसकी जगह उन्होंने नॉर्वे टाइप का एग्रीमेंट कर लेना चाहिए था, ताकि वो अपने ट्रेडिंग रिलेशनशिप को सिक्योर कर ले और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उन सारी चीजों को वापस ले आए वेस्टमिंस्टर। अब वेस्टमिंस्टर क्या है? वो जगह जहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टैब्लिश्ड। पर जब एक इंसान ने बड़े बड़े वादे कर दिए और दूसरा आके रियलिस्टिक आपसे वादे करेगा, तो वो आपको इतने ज्यादा लुभावने नहीं लगेंगे। मासेस की, जनता की, अगर आप उन्हें विजुअलाइज करा दें कि हम आज से चांद पे पहुंच जाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, तो वो अपनी फैंटेसीज में खो जाते हैं। अब उन्हें उससे नीचे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो आने वाले लीडर्स ने भी क्या किया ब्रिटेन के अंदर? वही हार्डलाइन अप्रोच आगे लेके गए। वो मैंने इतना बोला तो आने वाले लीडर्स ने उससे 2 कदम आगे जाके बात कर दी। पर क्या वो चीज प्रैक्टिकल थी? क्या वो चीज हो सकती थी? इसके बारे में किसी भी इंसान ने सोचा नहीं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आई आइलैंड ऑफ आयरलैंड से, जो चाहते हैं कि जनता का और गुड्स का, माल सामान का और जनता का आराम से आदान प्रदान हो, उन्हें किसी भी तरीके की बाउंड्री नहीं चाहिए। बट ब्रेक्जिट के पीछे तो मेन मोटिव यही था कि वो गुड्स को रोक सके, वो पीपल के इमिग्रेशन को रोक सके। मेन रीजन ही उसी का वही था, इमिग्रेशन को स्टॉप करना रीजन था। तो वहां पे वापस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इसके बाद जो लीडर आए उनका नाम है बोरिस जॉनसन, जिन्होंने इनको सक्सीड किया। फिर से इनके सामने परेशानी आयरलैंड वाली थी। अब वहां पे नॉर्थ में किस तरीके से अपने सपोर्टर को ये बताएं कि हम वो हार्डलाइन अप्रोच यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ इन्होंने काफी ज्यादा स्कैंडलस इवेंट्स को भी सरवाइव किया, जैसे कि क्वीन से झूठ बोलना, इलीगली पार्लियामेंट को प्रोड्यूस कर देना, और लास्ट के अंदर इन्होंने अग्री कर लिया नॉर्थर्न आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में एक कस्टम बॉर्डर को लेके। बोरिस जॉनसन के बाद आई लिज ट्रूस, जिन्होंने सिर्फ 45 दिन का अपना टेन्योर कंप्लीट किया और उसके बाद उन्हें रिजाइन देना पड़ गया। किस तरीके से, उसके बारे में जानते हैं। ये जितनी भी घटना घट रही थी, इससे ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा नीचे जाती जा रही थी। नेशनल हेल्थ सर्विस अब अपने नीज पे थी, घुटनों पे थी अपने, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम उन्होंने वहां पे फेस करी। उनका मानना ये था जैसे ही ब्रेक्जिट कंप्लीट होगी, तुरंत हमारे पास क्या है, बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लोग लाइन लगा के हमारे सामने खड़े हो जाएंगे और ब्रिटेन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का उनको मन होगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इस चीज को फुलफिल करने के लिए उन्होंने टैक्स रेट्स को कम कर दिया, उसी के साथ बहुत सारे अलग अलग इंसेंटिव्स, और अपने आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अनुसार वो फिस्कल पॉलिसीज लेके आई। जितने भी वादे उन्होंने किए, इससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कोई भी तरीके का इंसेंटिव नहीं मिला कि वो ब्रिटेन के अंदर इन्वेस्ट करें। जो भी कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हुई, उनको बार्टर सिस्टम में कुछ चाहिए था। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया चाहती है कि वहां पे जो वर्कर्स जा रहे हैं उनके लिए फेवरेबल वीजा रिजीम हो। बट ये तो अगेंस्ट चला गया ब्रेक्जिट के, क्योंकि ब्रेक्जिट का मेन पर्पज यही है कि वो बॉर्डर को सिक्योर करे, इमिग्रेशन लॉज को स्ट्रिक्ट करे, जो ब्रिटेन के अंदर रहने वाले लोग हैं, वहां के नागरिक हैं, वो वहां की जॉब्स ज्यादा ले। रीजन तो इसके पीछे यही था। सो ऑल एंड ऑल लिज ट्रूस अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी उन पे वो खरी नहीं उतर पाई। तो उनका टेन्योर शॉर्टेस्ट रह गया, दैट इज 45 डेज, और उन्हें रिजाइन देना पड़ा। फिर आए मिस्टर सुनैक। ही इज ऑल्सो अ कमिटेड ब्रेक्जिटर। इनके भी आइडियाज व्यूज बिल्कुल जॉनसन और ट्रूस जैसे ही हैं, उनके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं है। इनका मानना भी यही है कि ब्रिटेन डेवलप करेगा जब वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल पाएगा। एंड इन हिज एड्रेस ही आल्सो सेड दैट ब्रिटेन इज आल्सो फेसिंग अ प्रोफाउंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो अब देखते हैं कि ब्रिटेन किस तरीके से ये सारी सिचुएशन को फेस करके अपने आप को स्टैब्लिश करके बाहर निकलता है। आने वाले दिनों में क्या होता है, इन सारी चीजों की हम जानकारी पढ़ते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे एडिटोरियल की।
तो कुछ दिनों पहले ही हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से अक्टूबर नवंबर आते ही दिल्ली एनसीआर में स्मोक आने लगता है। मतलब आप देख पाते हैं कि वहां पे आपकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके पीछे का रीजन भी हमने जाना था कि जो पंजाब और हरियाणा के अंदर पैडी स्ट्रॉस को जलाया जाता है ताकि अगली क्रॉप की जल्दी से जल्दी तैयारी की जा सके, इसके कारण ये समस्या हमारे सामने आती है। हमने उस आर्टिकल के अंदर ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। हमने जाना था कि जब पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने मॉनसून के ऊपर ज्यादा फोकस करना चालू किया ताकि वो ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व कर सके, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, क्योंकि अब फार्मर्स को जो है फील्ड जल्दी क्लियर करनी थी। तो उसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अब हमें स्ट्रेटेजिकली सोचना है, दिमाग लगा के सोचना है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं चलेंगे, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। क्यों? क्योंकि परेशानी भी बहुत ज्यादा पुरानी है। चलिए जानते हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं एक एक कर। बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में तो मैंने आपसे बात कर ही ली और इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी थी पिछले एडिटोरियल्स के अंदर। चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या उपाय बता रखे हैं ताकि इस चीज को रोका जा सके। सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया है दैट द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज had developed a framework and action plan for the effective prevention and control of stubble burning. अब क्या क्या इन्होंने मैनेजमेंट के प्रोग्राम बनाए ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट लेके मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी आपको ये बताया था कि न्यूज़पेपर की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चीजें रिपीट होती हैं और वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब हम चीजों को रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो हमें एक चीज तो ये क्लियर हो जाती है कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। दूसरी चीज हमारा रिवीजन होता है, तो वो ऑलरेडी जो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन है वो सेग्रीगेट होती हुई चली जाती है। कैसे? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होगा वो बार बार रिपीट होगा, बट जो इम्पोर्टेंट चीज नहीं है वो पीछे छूट जाएगी। तो क्या क्या प्रोग्राम बनाए हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इनसाइट, मतलब फार्म के अंदर ही किस तरीके से उसे डील करेंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ पेडी स्ट्रॉ एंड स्टबल इन द सॉइल यूजिंग हैवी सब्सिडाइज्ड मशीनरी, बड़ी मशीन यूज करेंगे और जो स्ट्रॉ है उसे वापस अर्थ के अंदर हम डाल देंगे। तो ये एक इसका उपाय है जो हम फार्म के अंदर ही कर सकते हैं। दूसरी चीज, फार्म के बाहर कैसे होंगे? सबसे पहले हम बायोमास पावर प्रोजेक्ट के अंदर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी, को फायरिंग इन थर्मल पावर प्लांट। को फायरिंग का मतलब ये हो गया जहां पे हम कोल यूज कर रहे हैं, कोल के साथ साथ इनको जला देंगे, तो इनकी कुछ तो वैल्यू निकलेगी, ये कुछ तो हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो उससे एटलीस्ट हम एनर्जी डेवलप कर पाएंगे। उसके बाद इन्होंने बताया कि हम इसे यूज कर सकते हैं 2G एथेनॉल प्लांट में, इससे हम एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन फर्दर प्रोड्यूस कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। अभी इसी के ऊपर ये जो है आर्टिकल पूरा ऑलमोस्ट बेस्ड है, जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि किस तरीके से संगरूर के अंदर एक कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट बना है जो कि प्राइवेट एंटरप्राइज ने बताया, और उसका किस तरीके से बेनिफिट होगा उसके बारे में भी इसके अंदर डिस्कस किया गया है। इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर हीट प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इसे यूज किया जा सकता है। पैकेजिंग में यूज किया जा सकता है, कोई भी प्रोडक्ट पैकेज करना हो उसके लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप लिए गए। ये तो चलो पॉजिटिव चीजें हैं, हम उन्हें कोई ना कोई तरीके का इंसेंटिव दे रहे हैं, कोई ना कोई तरीके की हेल्प कर रहे हैं, बट उसके अलावा नेगेटिव स्टेप्स भी लिए गए, जिस तरीके से बैन लगा दिया गया। दूसरी चीज, मॉनिटर किया गया, एनफोर्स किया गया, बट इसका कोई खास परिणाम निकला नहीं। अभी तक भी वो चीजें हम देख पा रहे हैं और ये प्रॉब्लम अब हमारे सामने बढ़ती ही जा रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ बढ़ती जा रही है, इसके पीछे रीजन ये है कि अब ये नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं, हरियाणा पंजाब, वहीं तक सीमित नहीं रह गया, ये बाकी जगह भी फैलने लगे। इसी मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए लोग दूसरी जगह भी स्टबल को जलाने लग गए। तो अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये पूरे देश के अंदर फैल जाएगी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर। तो क्या स्टेप्स उठाए नीति आयोग ने? नीति आयोग ने अप्रोच किया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इन 2019। उन्होंने कहा कि इस चीज पे खोजबीन होनी चाहिए कि किस तरीके से पैडी स्ट्रॉ से हम एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट ने अपना एक डिटेल व्यू सामने रखा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 30% जो राइस स्ट्रॉ है जो पंजाब के अंदर आता है, उसको कलेक्ट करने के लिए हमें 2201 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके अंदर कलेक्शन आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, स्टोरेज आ गई, और ये कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा? 20 दिन के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने ये आपको पहले बताया था कि जितना जल्दी वो फील्ड क्लियर करेंगे उतने जल्दी वो दूसरी क्रॉप के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। तो जलाने का मेन पर्पस यही होता है कि तुरंत जलाओ ताकि फील्ड खाली हो और अगली क्रॉप के लिए हमारे पास जगह हो जाए।
बट इतने इन्वेस्टमेंट का फायदा भी उतना ही निकलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका इमिशन रिड्यूस हो जाएगा 9.7 मिलियन टन से, एज वेल एज जो पीएम 2.5 है उनका इमिशन रिड्यूस हो जाएगा 66,000 टन से। अब इसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी है फार्मर के लिए। जब आप इस तरीके की चीजें उससे कलेक्ट करेंगे, भूसा हो गया, चारा हो गया, जिस जो भी कह लीजिए आप, जो ग्रेन्स निकालने के बाद बच जाता है वो सारा प्रोड्यूस जब आप उससे लेंगे तो आप उसे कुछ एवज में देंगे भी, आप उसे कुछ रुपए देंगे। और यहाँ पे वो वैल्यू बताई गई है 550 से लेके 1500 पर टन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू इतनी लंबी चौड़ी कैसे बताई गई है, या तो 550 ही हो सकते हैं या 1500 ही हो सकते हैं। अब ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से मार्केट में उसकी नीड है। अगर वहां पे सप्लाई कम है, प्रॉपर नहीं मिल रहा प्लांट्स को, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, तो 1500 तक पहुंच जाएगी। और ऐसे समझिए कि जो रॉ मटेरियल चाहिए प्लांट्स को वो बहुत ज्यादा है, उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो वो उसे सस्ते दामों में खरीदेंगे। तो इसकी वैल्यू जो है वो मार्केट डिटरमाइन करेगा। एक असेसमेंट ये भी कहता है कि इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जो राइस स्ट्रॉ है उसको हम यूज कर सकते हैं कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बनाने में, जिसका मैंने ऑलरेडी जिक्र किया। दूसरी, उसके पैलेट्स तैयार कर सकते हैं। अब पैलेट्स क्या होते हैं? पैलेट्स ऐसे समझिए कि जब हम राइस स्ट्रॉ को पूरी तरीके से कॉम्प्रेस कर देंगे या कोई भी शेप में उसे कॉम्प्रेस करके हम क्या बना देंगे, कॉम्पैक्ट बना देंगे, ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि भूसे के अंदर वॉल्यूम कितना ज्यादा होता है। तो जब ये पैलेट्स बन जाएंगे, इन्हें यूज किया जा सकता है थर्मल प्लांट के अंदर आसानी से कोल के साथ। सतत स्कीम के अनुसार, दैट इज सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, इसके अनुसार ये माना जा रहा है कि जो 30% राइस स्ट्रॉ है जो हम पंजाब से कलेक्ट करेंगे, उससे हम 5% सीबीजी प्रोडक्शन को अचीव कर सकते हैं। मतलब 5% यहाँ बताया गया जो ओवरऑल प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं उसका। तो काफी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि ये जो 30% है इसे हम फूकने ही वाले थे, जलाने ही वाले थे, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। अगर जो फालतू में जलने वाला था उससे हमें 5% भी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस मिल रही है, तो ये तो हमें फ्री का सौदा हो गया। जो फालतू में जाने वाला था उससे हमने बेनिफिट उठा लिया, तो इस चीज को हमें प्रमोट करना चाहिए। उसके अलावा ये लोकल फार्मर्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेगा। अब आप ये समझिए कि एक फार्म के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो आज के समय में ये भी जरूरी है कि जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जहां पे 2 लोगों से काम हो जा रहा था वहां पे 5 लोग अपने आप काम कर रहे हैं, तो कोई मीनिंग नहीं है उस चीज का, बाकी 3 लोग कुछ और प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि वो वहां पे अपनी वैल्यू दें, उससे बेनिफिट हो। अब यहाँ पे कौन सा प्लांट बना है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो प्लांट बना है संगरूर के अंदर, पंजाब के संगरूर के अंदर। अब इसके अलावा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो प्लांट कितना प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो प्राइवेट है, उसकी डिटेल से हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला एग्जाम में। बट अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा वैल्यू हमें मिल रही है राइस स्ट्रॉ के थ्रू। क्यों और किस तरीके से, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जो है उसकी वैल्यू रहेगी 46 रुपीज पर केजी। सतत स्कीम ये कहती है कि इसकी वैल्यू रहेगी 46 रुपीज पर केजी। कहाँ से डेवलप कर रहे हैं हम? जो वेस्ट हम जला देने वाले थे, हमारे फार्मर्स जला देने वाले थे, वहां से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब उसका अगर हम कैलकुलेशन निकालें, तो जो पर हेक्टेयर हम ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे थे उसका आप 30% ले लीजिए, उतना हम और अर्न कर सकते हैं। कैसे, उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो पर हेक्टेयर से जो राइस स्ट्रॉ आएगा उससे हम जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बनाएंगे उसकी वैल्यू होगी 17,000 रुपीज। और 17,000 रुपीज किसी भी तरीके से कम नहीं है अगर वो मुफ्त के हों और अगर हम उन्हें फूकने वाले हों। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो जलाने वाले थे फार्म्स में उसकी वैल्यू थी 17,000 रुपए, और उसके साथ साथ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जो कि हमारे लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो ऐसा मान लीजिए कि एक तीर से दो शिकार नहीं, एक तीर से बहुत सारे शिकार हो रहे हैं यहाँ पे। अब बायोगैस तो बन गई, बायोगैस बनने के बाद जो स्लरी बचेगी, जो वेस्ट बचेगा उसका क्या करेंगे? तो उसे फार्म्स के अंदर डाल देंगे। फार्म्स के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा? केमिकल फर्टिलाइजर पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। केमिकल फर्टिलाइजर हमारे लिए कितने हार्मफुल हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम ये सोच के खाते हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं, पर अंदर हमारे जा रहा होता है केमिकल। बट उससे बेहतर है ना कि ऑर्गेनिक चीजों को यूज किया जाए। आजकल तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑर्गेनिक चीजों की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई।
ऑर्गेनिक के नाम पे जो 100 रुपए की चीज आती है उसे 300-300, 400-400 रुपए में बेचा जाता है। तो जब हम इस तरीके के प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा आने लगी। कोई भी नया प्रोजेक्ट चालू किया जाता है, कोई भी नया काम किया जाता है तो उसके अंदर एक चीज आती है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ता है। अगर कल को मैं कोई इंडस्ट्री लगाने की सोचूं तो मुझे कितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो समझिए। और इंडस्ट्री फिलहाल के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एक बायोगैस प्लांट लगा रहा हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले तो मुझे राइस स्ट्रॉ कलेक्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। तो मैं ट्रक्स लाऊंगा, ट्रक्स के साथ ड्राइवर्स लाऊंगा, ड्राइवर्स के अलावा फार्मर्स को मैं एडिशनल इनकम दूंगा। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड्स वगैरह डेवलप करेंगी सरकार, उससे बेनिफिट होगा, उससे ज्यादा इकोनॉमी उस तरफ आएगी। उसके अलावा मैं बहुत सारे हेल्पर्स रखूंगा, मैनेजर्स रखूंगा, एक बड़ी टेक्निकल टीम रखूंगा। तो अब आप समझिए कि कितने बड़े लेवल पे मैं एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो जब ऐसे प्रोजेक्ट और आएंगे इंडिया में तो एम्प्लॉयमेंट कितना आएगा, वो भी एक सोचने वाली बात है। अब ये विन विन सिचुएशन है, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं है। गवर्नमेंट का फायदा, फार्मर्स का फायदा, दिल्ली एनसीआर और आस पड़ोस वाले स्टेट्स का फायदा क्योंकि वहां पॉल्यूशन नहीं आएगा। इसके अलावा जो हम वेस्ट करने वाले थे उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फायदा। हम वैल्यू निकाल रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। चौथी चीज, एनवायरमेंट को बचा रहे हैं। सो दिस इज द विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी एंड वी शुड एम टू डेवलप मोर रिसोर्सेज, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट वी कैन यूज ऑल दिस टू इट्स लिमिट। बहुत बढ़िया तरीके से हम इस्तेमाल कर पाए, इस चीज की हम आशा रखते हैं।